हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो अब तक हम लोग प्राचीन इतिहास देखे हैं जो कि LTGIC प्रवक्ता के सिलेबस में थे। तो आज प्राचीन इतिहास के चैप्टर ख़त्म हुए जो कि LTGIC के चैप्टर जो पूछे जाएंगे। अब आज से हम लोग शुरू करते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत हम देखेंगे। आज से दिल्ली सल्तनत में 1206 से 1526 ईस्वी तक शासन किया है। इसमें सबसे पहला वंश जो था वो गुलाम वंश है, दूसरा वंश खिलजी है और तीसरा वंश जो है तुगलक वंश है, अगला सैयद वंश, उसके बाद अंतिम में लोदी वंश है। तो हम लोग इन 4-5 वंशों को इसके अंतर्गत देखेंगे, उनकी शासन व्यवस्था, उनकी कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से उन्होंने नीतियां अपनाई और किस प्रदेश को जीता, और भारत में उस बाह्य आक्रमण में किसके शासनकाल में हुआ। तो ये तमाम तरह के प्रश्न मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो आज से हम लोग का नया टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि यूपी LTGIC प्रवक्ता और यूपी TGT PGT में महत्वपूर्ण टॉपिक है तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास से लगभग 10 से 15 सवाल यूपी TGT PGT और LTGIC में पूछे जाते हैं। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आइए देख लेते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का प्रारंभ कैसे होता है। उसके बाद हम लोग सल्तनत काल के पहला राजवंश क्या था उसके बारे में भी देखना स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं सल्तनत काल के बारे में। उत्तर भारत के अंतिम तुर्क विजेता मोहम्मद गोरी की कोई सुल्तान नहीं थी। तो जो मोहम्मद गोरी मुस्लिम आक्रमणकारी था तो उसका कोई वंशज नहीं था, उसका कोई पुत्र नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारतीय में उन्होंने दासों को अपना शासक बनाकर यहाँ पे भारत में शासन करने के लिए छोड़ गया था। तो वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया जिन्हें उसने अपने अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। 1206 ईस्वी मोहम्मद गोरी ने अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों के अनुरोध पर सत्ता का ग्रहण किया। तो पहला सल्तनत कालीन का पहला शासक जो हुआ है वो कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ है 1206 ईस्वी में। अचानक मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाने के बाद मोहम्मद गोरी जो है सल्तनत कालीन में पहला शासक बना, जिसे वहाँ के अमीरों ने, लाहौर के अमीरों ने उसे शासक घोषित किया है और मोहम्मद गोरी जो है वो उसको खोखर जातियों ने उसे क्या किया, मार दिया था। तो और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये दास था, इसे खरीदा था, मोहम्मद गोरी ने उसे खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो 1206 से 1290 के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली में जो वंश शासक किया उसे गुलाम वंश कहा गया और गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबी वंश का था, इल्तुतमिश शमसी वंश का था, बलवनी वंश की स्थापना की। तो ये जो थे ये एक ही दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के ही शासक थे, क्योंकि ये सभी गुलाम थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और जो बलवन था वो अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था। इसलिए इसमें सारे शासक कहीं न कहीं किसी न किसी के गुलाम थे, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहा गया है। आगे देख लेते हैं भैया। आगे इतिहासकार अजीज अहमद ने इस शासकों को दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों के नाम दिया। इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान, आदि तुर्क या मामलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। तो कुछ ऐसे इसमें सुल्तान हुए जो स्वतंत्र माता पिता से हुए थे, इन्हें मामलुक कहा गया। मामलुक शब्द का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से। तो ये सवाल पूछा जाता है कि मामलुक का अर्थ क्या होता है। तो ये होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न पुत्र या पुत्री। मामलुक
मामलुक नामक इतिहासकार हबीबुल्लाह द्वारा किया गया है। तो मामलुक वंश का उल्लेख सर्वप्रथम हबीबुल्लाह ने किया है। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे देख लेते हैं। तो अब आइए देख लेते हैं गुलाम वंश का प्रथम शासक। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक जो हुआ दोस्त, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसकी उपाधि थी कुरान खां। इसे कुरान खान भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपह सलाहकार की पदवियों से संतुष्ट रहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ मलिक और सिपह सलाहकार की पदवी धारण की। तो ये एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि क्या रही है दोस्तों। ये सिपह सलाहकार की उपाधि थी। ऐबक ने न केवल अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। आगे देखते हैं दोस्त। उसे दास्तां से मुक्ति 1208 में मिली दोस्त। तो ये गुलाम था मोहम्मद गोरी का, और इसे गुलामी के दास्तां से 1206 ईस्वी में मुक्त किया था मोहम्मद गोरी ने। ऐबक हमेशा अर्थात 1206 से 1210 तक लगातार लाहौर से ही शासन संचालन किया। लाहौर ही उसकी राजधानी थी। मिन्हाज उल सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताया है। वह लाखों के दान दिया करता था तथा अपनी असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श कहा गया है। हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। तो मतलब हसन निजामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर जो थे वे दोनों इतिहासकार कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में निवास करते थे, रहते थे। आगे देख लेते हैं दोस्त। आइए। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था दोस्त। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गोरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया था दोस्त। आगे देख लेते हैं भैया। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हुआ था दोस्त। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन और अयोग्य पुत्र आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे अधपतन करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान राज्य के सुदृढ़ीकरण पर कर दिया। आगे देखते हैं, अगला शासक देखते हैं दोस्त। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद उसका गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश शासक बना। तो आइए इल्तुतमिश के बारे में जान लेते हैं। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। उसने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद व उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। आर.पी. त्रिपाठी कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार गवर्नर था का वर्णन किया है दोस्त। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। मोहम्मद गोरी ने 1206 में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की अवधारणा योग्यता के कारण उसे दास्तां से मुक्त कर दिया। 1229 ईस्वी में बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिसे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। 1234 से 35 में तुर्कों ने भिलसा के एक प्राचीन हिंदू मंदिर तथा उज्जैन के महाकाल के मंदिर को लूटा और नष्ट कर दिया। इल्तुतमिश के समय अवध में पिच्छू का विद्रोह हुआ। विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों की एक टुकड़ी रखी,
जिसे तुर्कान ए चिहलगानी 40 अमीरों का ये समूह था दोस्त, 40 अमीरों का समूह था। 1221 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत को चंगेज खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ था, जब वह ख्वारिज्म के अंतिम शासक जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करता हुआ सिंध तक पहुंच गया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया और इस प्रकार नवोदित तुर्क साम्राज्य को बचा लिया। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। आगे देख लेते हैं मित्र, चंगेज खां स्वयं को भगवान का अभिशाप कहता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा शासक है जो भगवान का अभिशाप जिसे कहा जाता है, तो वह है चंगेज खां। 1230-31 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया है। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित करवाया। उसने मिन्हाजुल सिराज तथा मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया। उसने एकता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण पर विचार दिल्ली सल्तनत प्रदान किया है मित्र। उसने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसे शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के चांदी व टंका और तांबे के जीतल उसी के आरंभ किए। इसे सिक्कों का राजकुमार कहा जाता है। इल्तुतमिश ने एकता संस्था का प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा साम्राज्य के दूरस्थ भागों को केंद्र के साथ संयुक्त करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त किया। डॉक्टर के.एन. निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासक वर्ग प्रदान किया। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का सबसे विश्वसनीय वजीर था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश के शासन का मुख्य आधार विदेशी मुसलमान थे। उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन के समय उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में वास्तविक सत्ता थी, जो अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी। इसे जन समूह द्वारा अपदस्थ कर दिया गया, जो सुल्तान बनाया गया। तो अब अगले क्लास में हम लोग दोस्त रजिया सुल्तान और बलबन को देखेंगे। तो आज हम लोग दोस्त कुतुबुद्दीन ऐबक और उसकी शासन व्यवस्था और उसने कितने वर्ष तक शासन किया ये सब देखे। और दूसरे शासक जो थे भैया, जो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जिसे माना जाता है वो है इल्तुतमिश। तो इस इल्तुतमिश ने 40 अमीरों के गुट का स्थापना किया था और उसके बाद उसने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासक बनाया। तो कल हम लोग रजिया सुल्तान और गुलाम वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।